नमस्कार दोस्तों, मैं राज विक्रम सिंह आपका मानस हिस्ट्री हब पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने 2 वीडियो वर्णमाला से आपको पढ़ाया है और उसमें मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और फिर जो है आगे हम चलते हैं कि आपको आस्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और द्विगुण ऊष्म व्यंजन और ये आपका अनुस्वार और विसर्ग, ये सब चीज़ें हमने बता दिया था। फिर हम आगे चलते हैं, आपका था अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग जो है ध्यान से सुनिए और इसको देखिए। और जब आप देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे तो आपको वर्णमाला जो है आसान पड़ जाएगा और समझ में भी आएगा। तो हम फिर चलते हैं आपका अल्पप्राण में। अल्पप्राण अल्पप्राण है और एक महाप्राण है। तो दोस्तों, अल्पप्राण नाम इसका क्यों दिया गया? अल्पप्राण नाम दिया गया कि जो हमारा जैसे ध्वनि नॉर्मल में हम निकाल रहे हैं, मतलब ध्वनि सॉरी, जैसे हम सांस जो है नॉर्मल में ऐसे निकालते हैं, लेकिन हम जब कोई वर्ण बोलते हैं तो हो सकता है कि अल्पप्राण में वो जो हमारा सांस है थोड़ा कम हो जाए, और महाप्राण में है हो सकता है कि वो हमारा सांस जो है किसी वर्ण को बोलते समय सांस अधिक निकले। तो अल्पप्राण में यही है कि जो पूर्व श्वास है उससे कुछ जो है हमारा कम में श्वास निकलता है उस वर्ण को बोलते समय। अब वो वर्ण कौन कौन से हैं जो अल्पप्राण में आएंगे? तो अल्पप्राण में वो स्वर जो है हमारे जो है, जैसे आप आस्पर्श व्यंजन में पढ़ ही लिए हैं, वो हम आपको ये देखो 1 3 5 इसी से हम आपको बताते हैं। और उसके बाद आपका इसमें शामिल हो जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन। अब कहेंगे कि 135 क्या है? तो आपको स्पर्श व्यंजन में मैंने पढ़ाया था जो का वर्ग का है। का वर्ग जो है, का वर्ग का और का हो गया। अब एक छोड़ना है, दूसरा वाला खा छोड़ना है, उसके बाद तीसरे पे लेना है। तीसरे पे कौन आता है? हमारा गा आता है, गा। अब पांचवा जो है जिसे पंचमाक्षर कहते हैं, या आप ये अनुनासिक भी इसको कहते हैं, मतलब नासिका से निकलता है। तो ये जो हमारा हुआ का, गा और अंगा, ये हमारे जितने स्पर्श व्यंजन के पहले, तीसरे और पांचवें आपको मिलेंगे। आपके मैंने स्पर्श व्यंजन में जो 5 वर्ग हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और उसके बाद पा वर्ग, ता वर्ग, इतने जो है हमारे पहले में हो जाएंगे आपका। और उसके बाद तीसरे में आपका ये आ जाएगा, गा आ गया तो चा वर्ग में चा, छा, जा हो जाएगा, टा, ठा, डा हो जाएगा, मतलब दोनों को छोड़ने के बाद तीसरा जो रहेगा। उसके बाद पांचवा आपका पंचमाक्षर हो जाएगा। कुल मिला के आप 135 ध्यान दिए रहिएगा। और अंतस्थ व्यंजन इसी में इंक्लूड कर लेंगे, अंतस्थ व्यंजन को। अंतस्थ व्यंजन को आप जान ही गए होंगे कौन सा है? या, रा, ला, वा, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। तो कुल मिला के आप ये ध्यान रखिएगा कि अल्पप्राण वे वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं जिनमें कम, उन वर्णों को बोलने में कम मात्रा में श्वास निकलता है। तो वो वर्ण जो है आपका 135 हो गया और अंतस्थ व्यंजन हो गया, या, रा, ला, वा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अल्पप्राण को समझ गए हैं। तो आगे हम आते हैं महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है? जिसमें आपको अल्पप्राण, जिन वर्णों को बोलने में अल्पप्राण में कम मात्रा लगता है, वही दूसरे वर्णों को जो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, उन वर्णों को बोलने में आपको अधिक श्वास की जरूरत होती है। अब अधिक श्वास की कौन सा है वो वर्ण? तो वो है वर्ण आपके
ये है 24, इसको याद रखिएगा, प्लस 24 हो गया, और आपका ऊष्म व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन। ठीक, अब जो आप अल्प प्राण में A135, अब इसमें जो पहला, तीसरा, पांचवा ये था, और बीच में आपने जो छोड़ा था दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण जो है, जैसे आपने का के बाद खा छोड़ा था, खा हो गया, ठीक, और उसके बाद ग, घा, ये हो गया, चौथा वर्ण हो गया। और उस व्यंजन में आपको पता ही है, शा, 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 हा। मैंने इसको आपको नाम भी बताया था, क्या नाम था? ये आपका है तालव्य सा है, मूर्धन्य सा है, दंत सा है, और ये हा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप महाप्राण में जान गए हैं कौन कौन सा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आएगा। बस इसको आप ऐसे जानते रहिएगा कि जैसे आपने, मैंने जो है का वर्ग में मैंने दूसरा और चौथा वर्ण लिया, जैसे हम देखिए, लिख के यहाँ दिखा दे रहे हैं, का वर्ग में कौन कौन सा आएगा। का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंग। 1 2 3 4 5, 5 वर्ण का वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पहला, तीसरा, पांचवा, ये आपका जो है किस में आया था? अल्प प्राण में आया था। किस में आया था? अल्प प्राण में आया था। और लेकिन बच्चा क्या है? दूसरा बचा है और चौथा बचा है। तो ये दूसरा और चौथा जो का वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण हैं, ये आपके किस में आ जाएंगे? महाप्राण में आ जाएंगे। ये है दूसरा और ये है आपका चौथा। ये दोनों वर्ण जो है आपके महाप्राण में आ जाएंगे। अच्छा, इन वर्णों को बोलते समय जैसे हकार की ध्वनि निकलती है, इसकी विशेषता यही है, हकार की ध्वनि निकलती है। जैसे हम मान लीजिए खा, खा बोल रहे हैं ना, मतलब इसमें ज्यादा ऊष्मा भी निकल रही है, ज्यादा श्वास की जरूरत पड़ रही है, और जो है, और इसमें अल्पप्राण में ऐसा नहीं, अल्पप्राण में का, गा, अंगा, तो कम श्वास की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जो महाप्राण है, इनको बोलने में ज्यादा श्वास की जरूरत पड़ती है। और हकार लास्ट में, हकार का मतलब ऐसे लिखा जाएगा, ये वर्ड रहेगा। तो ये ऐसे, मतलब जब बोलेंगे खा, आप उसके बाद जो है घा, तो इसमें क्या है? हकार जैसी ध्वनियां आती है, इसकी यही विशेषता है महाप्राण की। तो इस प्रकार हम ये समझ गए हैं कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है। इसमें अल्पप्राण में 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में आप जान ही गए हैं 11 अलावा, महाप्राण में 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आप जानते ही हैं, ऊष्म व्यंजन में ये तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ये जो है आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो आप इसको एक प्रकार जो है इसको देख लीजिए एक नजर में, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तो दोस्तों, आपने इसको देख लिया कि मैंने जो है किस प्रकार से आपको इसको समझाया है। तो अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्पर्श व्यंजन अच्छे से पता होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन के साथ आपको अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी अल्पप्राण महाप्राण में कुछ नहीं है, बस उसी में से निकाल के आपको रखना है कि आप उच्चारण करते समय किन वर्णों को बोलने में ज्यादा श्वास लगता है, सांस जिसे कहेंगे, और जो है महाप्राण या अल्पप्राण किस में कम लगता है। तो जिसमें कम लगेगा वो हमारा अल्पप्राण हो जाएगा, और जिसमें श्वास अधिक लगेगा वो हमारा महाप्राण
महाप्राण हो जाएगा। और आप इसको जो है इस प्रकार से कंठस्थ कर लीजिए कि 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन और महाप्राण 24 प्लस उष्ण। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम जो है इसको रफ कर दे रहे हैं। और अब आते हैं हम आप घोष और अपघोष की चर्चा करते हैं यहाँ पे अच्छे से। घोष और अपघोष, ये हमारा घोष है और ये पहले घोष की चर्चा कर लेते हैं। इसको घोष क्यों नाम दे दिया गया? नाम इसलिए घोष दे दिया गया कि नाद के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उनमें स्वर तंत्रिकाएं जो होती हैं एकदम स्वतंत्र होती हैं, कोई अवरोध नहीं होता, तो वही हमारा घोष होता है। और जिनमें स्वर तंत्रिकाएं नहीं होती हैं, झनकरित नहीं होती हैं, झनकार होनी चाहिए। अगर झनकार नहीं हो रही और झनकार हो रही है तो हमारा घोष हो जाएगा, और झनकार नहीं हो रही है किसका? स्वर तंत्रिकाओं का। स्वर तंत्रिकाओं का अगर झनकार नहीं हो रहा है तो हमारा अघोष हो जाएगा, और यदि हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत कौन सा वर्ण आएगा इसको हमें जानना है। तो हमारा आएगा साधारण सिंपल, आप इसको ज्यादा इसमें फंसने की कोशिश न करिए, ऐसे 345 सारे स्वर वर्ण, सारे स्वर वर्ण, स्वर वर्ण जो मैंने आपको पूर्व बताया है, जो 11 स्वर वर्ण होते हैं, ठीक, सारे स्वर वर्ण मतलब 11, ठीक। और इसमें क्या लेंगे? अंतस्थ का या, रा, ला, वा और एक ऊष्म का हा, इसमें हम शामिल करेंगे। तो यहीं पे ऐसे प्लस का सिंबल लगा लीजिए, या, वा, रा, ला और एक जो है हमारा ऊष्म का जो बचा है वर्ण हा, ठीक। कहने का मतलब यह है हमारा 345 मतलब देखिए 3, 4, 5 का। अब आप शुरू करिए स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करना, का, खा, गा। तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ण आ रहा है? आपका गा आ रहा है, क्योंकि का पहले पे आ रहा है, खा दूसरे पे आ रहा है और गा हमारा तीसरे पे आ रहा है। तो ऐसे आप गा लिख लीजिए। गा के बाद घा, चौथे पे है घा, घा। अब पंचमाक्षर अंगम। ऐसे आप चावल में चलेंगे। ये तो हमारा कावर का हो गया, कावर का हो गया, जिसमें हमारा तीसरा वर्ण गा है, चौथा वर्ण घा है, पांचवा वर्ण अंगा है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ गए हैं। अब जैसे हम चावल में चलेंगे कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होगा? चा, छा को छोड़ दीजिए और उसके बाद तीसरा क्या है? जा, झा। चौथा क्या हो जाएगा? झा। और उसके बाद पांचवा अब ऐसे टावर में, तावर में, पावर में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण निकाल देंगे तो वही हमारा घोष के अंतर्गत आ जाएगा। और उसके बाद सारे वर्ण में चाहे आपका ह्रस्व हो, दीर्घ स्वर हो या आपका संयुक्त स्वर हो, वो सारे वर्ण घोष के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये आपका या, वा, रा, ला
जिसे हमने क्या नाम दिया था, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमने नाम दिया था। और एक आपका बचता है, एक वर्ण सिर्फ निकाला गया है उस व्यंजन से। उस व्यंजन से जो वर्ण निकाला गया है वो आपका क्या है, हा है। तो कुल मिला के आपको अब समझ में आ गया है, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, बस आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि 345 प्लस सारे वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा, ये जो है आपके घोष के अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात करते हैं अघोष की। हमने घोष में कहा था किसमें, जिसमें स्वर जब हम नाद करते हैं, किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियां हमारी झंकृत होती हैं। और यही अघोष में क्या होता है, स्वर तंत्रियां हमारा झंकृत नहीं होती हैं। अब जैसे हमने इसको बताया था, आप घोष में जब बोलेंगे घा गा घा, मतलब पूरा ये हिल जाता है घोष में, लेकिन यही अघोष में स्वर तंत्रिकाएं झंकृत नहीं होती है। इसको आप बोल करके अभ्यास करके देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि कौन सा वर्ण झंकृत हो रहा है और कौन सा वर्ण झंकृत नहीं हो रहा है। तो आपका घोष में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि 345 सारे वर्ण प्लस 11 अलावा प्लस आ, या ऐसे कह सकते हैं 345 सारे वर्ण अंतस्थ व्यंजन प्लस जो है उस व्यंजन का एक वर्ण, उस व्यंजन का एक वर्ण वो भी हा, बस। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए। तो एक बार इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। तो आप लोग इसको देख लिए हैं, इसको हम रब कर दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं अघोष की। अघोष की बात करते हैं, इसी में आ लगा दीजिए, अघोष हो जाएगा। ठीक, मैंने कहा अघोष में जो स्वर तंत्रिकाएं झंकृत नहीं होती हैं। अब वो कौन कौन से वर्ण हैं जो स्वर तंत्रिकाएं झंकृत नहीं होती हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है भैया, 12 याद कर लो, 1 2, और उसके बाद जो है आपका ऊष्म व्यंजन। एक ऊष्म का एक वर्ण जो है घोष के साथ था, और 3 वर्ण हैं घोष के जो अघोष के साथ रहेगा। भाई उसकी नहीं बनती है तो ये अघोष के साथ रहेगा। तो अघोष के साथ कौन कौन सा वर्ण ऊष्म का रहेगा, तो देख लीजिए। ये हमारा क्या है, तालव्य सा। ये क्या है हमारा, मूर्धन्य सा। इनका नाम जान जाइए, बड़ा सा छोटा सा ये ना कहिए, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। अब इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं। अब 12 का मतलब क्या है, स्पर्श व्यंजन में मैंने बताया था का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। अब उसी में से वर्ण निकालना है जिनका स्थान पहला है और जिनका स्थान दूसरा है। तो का वर्ग का ही ले लीजिए आप, क्योंकि ये अपने वर्ग का पहला नेता है। तो का वर्ग में पहला कौन है, का है, दूसरा कौन है, खा है। ये देखिए 12, पहला दूसरा, पहला का है दूसरा खा। अब चा वर्ग में जैसे देखेंगे, चा वर्ग में, चा वर्ग में आप देखेंगे पहला चा है, दूसरा क्या है, छा है। ऐसे टा वर्ग में आप देखेंगे, टा वर्ग में पहला क्या है, टा है, दूसरा ठा है। यही है पहला दूसरा, जिसे हम 12 नाम दे दिए, जिसे आप इंग्लिश में 12 कह सकते हैं। और उसके बाद सा सा सा, मतलब तालव्य सा, मूर्धन्य सा, सा। ये आपका किस में रहेंगे,
आघोष में रहेंगे। मतलब एक आपको कोई कंठस्थ कर लेना है, चाहे घोष को आप कंठस्थ कर लीजिए और चाहे अघोष को कंठस्थ कर लीजिए। जब आपको क्वेश्चन दे करके पूछेगा तो जब आप देखें कि घोष वाला वर्ण है अघोष वाले में, तो जो है उसका जो है आप टिक लगाइएगा। एक लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, चाहे घोष का याद कर लीजिए चाहे अघोष का। वैसे आपको जब दिमाग में ऐसे बैठा लेंगे ना, 2-3 बार 4 बार या ऐसे देखते बैठा लेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो ये आपका अघोष हो गया और आपका ये अघोष में ये शामिल है 12 के साथ आपका उष्ण व्यंजन का 3 वर्ण शामिल है अघोष में। तो इस प्रकार से आपका अघोष हो गया। अब आते हैं हम आपको एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए और रफ कर लीजिए। हो गया होगा। तो आपका अल्प प्राण, महाप्राण, होश, अघोष आपको हमने इस प्रकार से समझा दिया, ज़्यादा उसमें कोई कुछ करना नहीं है। बस आपको नहीं समझ में आ रहा है, अपना बुक उठाइए और बुक हमने जो है आपको सजेस्ट किया है कि वासुदेव नंदन का बुक लीजिए, उसी से आप पढ़ते रहिए और यहाँ हम समझाने की भी कोशिश करते हैं जिससे आपको सरल भाषा में समझ में आ जाए, कहीं इधर उधर की उलझने उसमें ना रहे, एकदम सरल वे में, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हम आते हैं अनुनासिक और अनुस्वार पे आते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार। अच्छा, एक नाम इसको और दिया गया है अयोगवाह। अनुनासिक और अनुस्वार को एक नाम दिया गया है, क्या? अयोगवाह। तो कभी कभी ये पूछ लेगा कि अयोगवाह में कौन कौन है, अनुनासिक है और अनुस्वार है, ठीक है। तो अब अनुनासिक के कुछ उदाहरण आप देखिए जो नाक और मुंह से बोले जाते हैं। जैसे कि कौन सा वर्ण है जो अनुनासिक में है, और अनुनासिक का जो सिंबल है वो ऊपर ऐसे चंद्रबिंदी के आकार का ऐसे लगा रहेगा पहले वर्ण पे। जैसे आपका उदाहरण एक हम ले रहे हैं, गांव। ये है गांव, इस पे देखिए चंद्रबिंदी हम लगा दे रहे हैं, गांव। तो इसमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो रहा है बोलने में। इस जो अनुनासिक निकल रहा है वो नाक और मुंह दोनों से निकल रहा है, श्वास से। चांद, जैसे दूसरा उदाहरण क्या हो गया, चांद। तो इस प्रकार से जो पहला वर्ण है इसमें, इसी के ऊपर जो है अनुनासिक लगा हुआ है, इसी को हम चंद्रबिंदी कह देते हैं। यहां पे भी देखिए गांव पे भी लगा है, चांद पे भी लगा है। तो इस प्रकार से आप अनुनासिक को पहचान गए हैं कि अगर पूछ लेता है अनुनासिक का सिंबल क्या है, तो अनुनासिक का सिंबल यही है, ऐसे बना रहेगा चांद का आकार, ऊपर उसके बाद बिंदी रखा रहेगा। अब अनुस्वार में क्या है, अनुस्वार का उदाहरण हम देखते हैं। जैसे आपका अंश, अंश, जो स्वर पहले आया, जो वर्ण पहले आया है उसी के ऊपर क्या लगा है, अनुस्वार लगा है। अब जैसे आप देख सकते हैं संग, संग, ये देख रहे हैं तालव्य स्वर और तालव्य स्वर के ऊपर अनुस्वार लगा है। इस प्रकार से आपको अनुसार अगर पूछता है, सिंबल पूछता है, तो बस ऐसे इसके ऊपर ऐसे रखा रहेगा, और चाहे इसको हटा दीजिए बस ऐसे एक बिंदी रहेगा ऐसे।
एक वर्ण के ऊपर जो है ये बिंदी आपको दिखाई पड़ेगी, तो आप पहचान जाना कि अनुस्वार में है। और अनुनासिक में ऐसे चांद का आकार बना रहेगा और बिंदी रखा रहेगा, तो जान लीजिएगा अनुनासिक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने जो है आपको अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, अनुनासिक और जो है अनुस्वार, क्या कहते हैं, सॉरी, अनुस्वार, इन चीजों से हमने आपको परिचय कराया और आपको भली भांति समझ में भी आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने बताया है। तो दोस्तों फिर अगला वीडियो हम लाएंगे वर्णमाला पे ही, जो एग्जाम में भी पूछे गए हैं और कुछ ऐसे वर्ण हैं उनका अलग अलग नाम दिया गया है, तो हम उसको जो है अगली वीडियो में पुनः बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।